अपनी सोच को अपग्रेड करो ब्रेन फ्यूल हिंदी के साथ। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम सिगमंड फ्रॉइड की एक ऐसी मास्टरपीस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंसानी दिमाग को देखने और समझने का नजरिया ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की। लेकिन इस किताब के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इसकी मनोवैज्ञानिक थ्योरी से भी कहीं ज्यादा रोचक है। दरअसल इस किताब को दो अलग अलग तरह की सेंसरशिप यानी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। पहला सेंसर वो जो खुद हमारे और आपके दिमाग के अंदर बैठा है, और दूसरा वो जो उस दौर की सख्त हाई सोसाइटी ने लगाया था। ये कहानी सिर्फ सपनों की नहीं है, बल्कि विचारों की आज़ादी और उन्हें दबाने की एक लंबी कश्मकश की है। तो यहाँ सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठता है। सोचिए जरा, क्या इंसानी दिमाग सच में अपने अंदर ऐसे राज और ऐसी ख्वाहिशें छुपाता है जो इतनी निंदनीय और विवादास्पद हैं कि समाज उनका सामना ही नहीं कर सकता? इस सवाल पर गौर करने से समझ में आता है कि दिमाग के अंदर चलने वाली दबावट और असली दुनिया की सख्त सेंसरशिप के बीच कितनी आश्चर्यजनक समानता है। दोनों ही जगह सच को बाहर आने से रोका जा रहा है। पहला हिस्सा, दिमाग का गुप्त सेंसर। फ्रॉइड की इन क्रांतिकारी थ्योरीज की शुरुआत होती है 1895 की गर्मियों में, जब वो ऑस्ट्रिया में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। वहां उन्होंने सपनों के इन राजों को खोलना शुरू किया। लेकिन क्या दुनिया इन नए विचारों के लिए तैयार थी? बिल्कुल नहीं। शुरुआती दौर में इस किताब का जो हाल हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। जब ये किताब पहली बार जर्मन भाषा में छपी तो प्रकाशक ने इसकी सिर्फ 600 कॉपीज ही छापी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, इन सिर्फ 600 कॉपीज को बिकने में पूरे 8 साल का लंबा वक्त लग गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि उस समय के लोगों के लिए इन अजीबोगरीब और अनोखे विचारों को हजम करना कितना मुश्किल था। अब देखते हैं कि असली मुद्दा क्या था जिसने लोगों को इतना परेशान किया। फ्रॉइड की थ्योरी का मूल आधार ये था कि सपने दरअसल हमारी अधूरी और दबी हुई ख्वाहिशों को पूरा करने का एक जरिया होते हैं। लेकिन क्योंकि ये ख्वाहिशें अक्सर ऐसी होती हैं जिन्हें हमारा समाज स्वीकार नहीं करता, इसलिए हमारे दिमाग में एक सेंसर होता है जो इन ख्वाहिशों का भेस बदल देता है। दो महत्वपूर्ण शब्द सामने आते हैं यहाँ। पहला है मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी वो बदला हुआ सपना जो उठने के बाद हमें याद रहता है। और दूसरा है लेटेंट कंटेंट, यानी वो छुपे हुए, टैबू और अस्तव्यस्त विचार जिन्हें हमारे दिमाग का सेंसर कॉन्शियस माइंड तक आने से रोकता है और उनका रूप बदलकर उन्हें एक आम सपने जैसा दिखाता है। कमाल की बात है ना? दूसरा हिस्सा, यादें और बाहरी ट्रिगर्स। आइए अब ये देखते हैं कि दिमाग का ये गुप्त सेंसर आखिर कहानियां बुनता कहां से है। ये सेंसर बहुत ही तेजी से असली दुनिया के ट्रिगर्स और भूली बिसरी यादों को आपस में गूंथकर सपनों की एक जबरदस्त कहानी तैयार कर देता है। इसे समझने के लिए मॉरिस नाम के व्यक्ति का एक मशहूर सपना सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सपने में मॉरी देखते हैं कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में है। एक बड़ी कचहरी में उन पर मुकदमा चल रहा है। उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है, फिर उन्हें भारी भीड़ के बीच फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है और अंत में गिलोटीन की तेज ब्लेड उनकी गर्दन पर आकर गिरती है। ठीक उसी पल वो बुरी तरह घबराकर उठ जाते हैं। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत में उनके बिस्तर का एक भारी टुकड़ा टूटकर उनकी गर्दन पर गिरा था। ध्यान दीजिए कि दिमाग ने नींद में हो रही इस 1 सेकंड की बाहरी घटना को कितनी तेजी से एक लंबी और ड्रामाई कहानी में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस दर्द को सपने का हिस्सा बना सके। हमारे दिमाग की यादों को संजोने की ताकत का एक और आश्चर्यजनक किस्सा सुनिए। डेलबोफ नाम के एक व्यक्ति ने सपने में देखा कि वो एस्प्लेनियम रूटा मुरालिस नाम का एक पौधा कुछ छिपकलियों को खिला रहा है। जब वो नींद से उठे तो उन्हें इस अजीब से लैटिन नाम के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उन्हें लगा कि ये दिमागी कोई उपज है। लेकिन पूरी कहानी तब खुली जब 16 साल बाद एक पुराने टूरिस्ट एल्बम में उन्हें वही पौधा और ठीक वही नाम मिला, वो भी खुद उन्हीं की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। उनका कॉन्शियस माइंड इस छोटी सी बात को पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड ने इस बेमतलब सी याद को बरसों तक पूरी तरह सुरक्षित रखा और फिर सपने में इसका इस्तेमाल किया। तीसरा हिस्सा, अचेतन का अनुवाद। दिमाग के इन राजों को एक हद तक समझने के बाद अब चुनौती थी इन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाने की। इन नए और समाज के लिहाज से थोड़े विवादास्पद विचारों को अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, और इस चुनौती को पूरा करने के लिए सामने आते हैं ए ब्रिल। एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आने वाले ब्रिल पर फ्रॉइड ने पूरा भरोसा जताया और उन्हें अंग्रेजी अनुवाद के एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए। ब्रिल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने इस ट्रांसलेशन में भारी भरकम टेक्निकल जार्गन की जगह आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया।
उनका मानना था कि मनोविज्ञान के इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को एवरीडे लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि आम लोग भी दिमाग के इन गहरे राजों को आसानी से समझ सकें। चौथा हिस्सा, समाज के असली सेंसर। दिमाग की पाबंदियों के बाद अब बारी थी असली दुनिया के सख्त नियम कानूनों की। जिस तरह दिमाग अपने अस्त व्यस्त विचारों को सेंसर करके छुपाता है, ठीक उसी तरह जब ये किताब 1913 में ब्रिटेन में पब्लिश होने वाली थी तो उसे असली दुनिया के सेंसर्स का डर सताने लगा। लंदन की पब्लिशिंग कंपनी जॉर्ज एलन एंड को सच में डरी हुई थी। उन्हें लगता था कि किताब में मौजूद डीप सेक्सुअल थीम्स की वजह से उन पर 1857 के ऑब्सीन पब्लिकेशंस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्रकाशक को डर था कि इस साहित्यिक काम की वजह से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस कानूनी डर के चलते प्रकाशक ने ऐसे कदम उठाए जो आज के दौर में थोड़े अजीब लग सकते हैं। किताब के एक हिस्से में ऑटो रैंक का एक स्टेयरवे ड्रीम शामिल था जिसमें काफ़ी टैबू सेक्सुअल बातें थीं। इसे देखते हुए किताब की आम बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसे सिर्फ डॉक्टर्स, वकीलों और धार्मिक पेशे से जुड़े चुनिंदा लोगों तक ही सीमित कर दिया गया। और तो और, इस किताब को खरीदने वाले इन एलीट लोगों पर नजर रखने के लिए हर एक कॉपी के आखिरी पन्ने पर चुपके से पेंसिल से एक गुप्त नंबर लिखा गया था। ये सख्त फिजिकल सेंसरशिप का एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है। और सिर्फ प्रोफेशनल्स तक ही पाबंदी सीमित नहीं थी। ब्रिटेन में इस किताब की शुरुआती कीमत 15 शिलिंग्स रखी गई। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी रकम थी। इसका सीधा सा मकसद ये था कि एक आर्थिक दीवार खड़ी की जाए जिससे आम जनता आसानी से इन राजों तक पहुंच ही ना पाए। पांचवां और आखिरी हिस्सा, गुप्त अनुवाद की साजिश। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के उस हिस्से की तरफ जो अकेडमिया के पर्दे के पीछे चल रहा था। ये दिखाता है कि किताब पब्लिक में आने के बाद भी शब्दों के पीछे की राजनीति कैसे काम करती है। पहले विश्व युद्ध के बाद साइको एनालिटिक मूवमेंट में शक्ति का संतुलन बदल रहा था। पावर ऑफ फ्रॉइड के दायरे से निकलकर ब्रिटिश एलीट्स जैसे अर्नेस्ट जोन्स के हाथों में आने लगी थी। इस नए एकेडमिक नेतृत्व को ब्रिल की वो आम बोलचाल वाली आसान भाषा बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि इस फील्ड को एक स्टैंडर्ड, एलीटिस्ट और प्रोफेशनल रूप दिया जाए। ये लड़ाई पूरी तरह से भाषा की थी। एक तरफ थे ब्रिल, जिनकी भाषा में चार्ज और इम्पल्स जैसे आम रोजमर्रा के शब्द थे ताकि कोई भी पढ़कर उन्हें समझ सके, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश एकेडमिक फैक्शन, जिन्होंने ग्रीक और लैटिन शब्दों का इस्तेमाल करके नए क्लिनिकल शब्द तैयार किए जैसे कैथेक्सिस और इंस्टिंक्ट। इन नए भारी शब्दों को लाने का मकसद कहीं ना कहीं इस विषय को आम लोगों की पहुंच से दूर सिर्फ कुछ खास पढ़े लिखे लोगों तक सीमित रखना था। और फिर 1933 में जो हुआ वो इतिहास का एक आश्चर्यजनक हिस्सा है। जब तीसरे एडिशन के अनुवाद का वक्त आया तो ब्रिल के साथ चुपके से एक बड़ा गेम खेला गया। उन्हें सिर्फ स्टैंडर्ड प्रिंटर प्रूफ्स दिए गए, जबकि असली एडिट्स के बारे में उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। उनकी पीठ के पीछे जोन्स, स्ट्रेची और रिवियर जैसे लोगों ने चुपके से पूरे अनुवाद को दोबारा लिख दिया ताकि उनके वो नए क्लिनिकल शब्द उसमें शामिल किए जा सकें। ब्रिल के आम शब्दों को गुप्त रूप से हटाकर उस पर नई एकेडमिक सेंसरशिप थोप दी गई थी। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सोचिए जरा, क्या आज हम और आप जो स्टैंडर्ड साइको एनालिसिस पढ़ते और समझते हैं वो सच में बिल्कुल शुद्ध है, या फिर ये बस इतिहास द्वारा थोपी गई सेंसरशिप की एक और छिपी हुई परत है? यह कितनी बड़ी विडंबना है ना? एक ऐसी किताब जो खुद छुपे हुए राज खोलने और सेंसरशिप को मिटाने के लिए लिखी गई थी, वही किताब असली दुनिया में सामाजिक, आर्थिक और यहां तक कि गुप्त एकेडमिक सेंसरशिप का शिकार बन गई। इसने दिमाग को जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चीजें अक्सर वैसी होती नहीं हैं जैसी वो ऊपर से दिखती हैं। फिर मिलेंगे।